Hello everyone, welcome back to the channel. This is Sagar Sahu and the channel is Physics by Sagar. आज हम लोग जो बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे कॉलीग हैं तनुजा भारती मैम, तो उन्होंने इसको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है प्रिपेयर किया है। तो आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक बार देख लेना, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा अगर हो सके तो आप जो मॉडल पेपर है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, सिर्फ इसी के भरोसे मत रहिएगा। ओके, ठीक है, तो पहले आप अच्छे से मॉडल पेपर जितने हैं उसको ट्राई कीजिएगा कंप्लीट करने के लिए, और साथ में ये जो क्वेश्चंस है इसको भी आप एक बार देख ही लेना कि ऐसा ऐसा आंसर आएगा या ऐसा आएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करते हैं। ठीक है, और सबसे खास अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी दोस्त को ये मे भी हेल्पफुल होगा तो आप उसको भेज देना कि हाँ ये वाला भी देख लेना करके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक एक मार्क वाले जिसको आप बोल सकते हो। वेयर इज द लीस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन द वर्ल्ड? सबसे कम जैव विविधता किसी पे पाया जाता है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पोलर रीजन में जो है वो मिलता है। पोलर रीजन में आप बोल सकते हो जो डाइवर्सिटी है वो कम है, जिसको हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पे आपको कम दिखने को मिलेगा। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस बीटी टॉक्सिन। जो बीटी टॉक्सिन है वो बैक्टीरिया कौन सा है जो ये प्रोड्यूस करता है? ठीक है, तो ये आप बैसिलस थुरिनजेंसिस जिसको बोलते हो वो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप देख लेना, बीटी टॉक्सिन के बारे में आप पूरा देख लेना। ठीक है, उसके बाद है राइट द फुल फॉर्म ऑफ माल्ट। तो माल्ट का आप फुल फॉर्म याद रख लेना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जो है। ठीक है, तो वो उसे हम लोग मैल्ट बोलते हैं। तो आप इसको हिंदी में देख लेना, जिसको श्लेष्मा संबंधी लासिका उत्सव या कुछ लिखा, आप पढ़ लेना उसको। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज एनोप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी क्या होता है करके, तो ये जो होता है कि आपका क्रोमोजोम में जो नॉर्मलिटी या एबनॉर्मलिटी जो रहता है उसको हम लोग एनोप्लॉइड बोलते हैं। उसके बाद है व्हाट विच डिजीज इज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन से कौन से डिजीज होते हैं? तो पॉइंट म्यूटेशन से आपका सिकल सेल एनीमिया जो बोलते हैं हम लोग, इसमें जो ब्लड सेल्स रहते हैं वो सिकल टाइप का बन जाते हैं। ठीक है, तो उसमें डिटेल्स आप देख लेना सिकल सेल एनीमिया में। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, 2 मार्क्स आप बोल सकते हो। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट। तो आप क्या करो, इंसान का जो शुक्राणु है, ह्यूमन स्पर्म है, उसका डायग्राम आप याद रखो, उसमें एक्रोजोम बनाओ, माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ और उसका पूंछ यानी टेल बनाओ। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है, उसके पार्ट्स को याद रखना है, तो वो डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है राइट यानी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का कुछ दो जो फायदे हो सकते हैं उसको, या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको लिखना है। उसके बाद है इफ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 30% साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। ठीक है, तो अगर ये वाला मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इसमें देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 30% क्या दे दिया गया है? साइटोसिन दे दिया गया है। तो साइटोसिन मान लेते हैं 30% ये है करके। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एडेनाइन कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोसिन जितना रहता है, ठीक है, उतना ही परसेंट आपका गुआनिन का रहता है। ठीक है, तो जितना अमाउंट का गुआनिन रहेगा उतना अमाउंट का साइटोसिन रहेगा। तो अब टोटल जितने हैं चारों मिलके, मतलब एडेनाइन और थायमिन, उसके बाद गुआनिन और साइटोसिन, ये चारों मिलके कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। ठीक है, तो एडेनिन और थायमिन को अगर आप छोड़ दोगे, बाकी ये दोनों तो 30-30 हो गए तो 60% हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100%। ओके, सो ये एडेनाइन प्लस थायमिन जो मिलके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप इधर 60 को उधर ले लोगे तो 100 माइनस 60 हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अब इसमें एडेनाइन और थायमिन सेम अमाउंट का रहता है, तो इसका मतलब अगर दोनों मिला के 40% है तो एडेनिन कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको थायमिन पूछा रहता तो आप भी 20% लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। उसके बाद है व्हाट आर एनालगस ऑर्गन, अनुरूप अंग क्या है करके।
तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है। इसमें आपको ये लिखना है कि जो सिमिलर फंक्शन रहता है पर लेकिन स्ट्रक्चर में जहाँ पे डिफरेंस होता है उसको हम लोग एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बैट। जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई तितली के जो पंख है और चमगादड़ के भी जो पंख है, ठीक है, और यानी सॉरी एंड विंग्स ऑफ बैट। तो ये जो है एनालॉगस ऑर्गन है। एनालॉगस ऑर्गन मतलब क्या, सिमिलर फंक्शन करेंगे लेकिन ओरिजिन या जहाँ से एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होगा, जहाँ से स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, ठीक है। उसके बाद है राइट द यूज ऑफ साइक्लोस्पोरिन एंड स्टेटिन, ठीक है। तो स्टेटिन और जो आपका साइक्लोस्पोरिन है इसका यूजेस क्या है आपको लिखना है, ठीक है। तो ये जो है ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, ठीक है। ये जो है क्या करता है, प्रतिरक्षा दमनकारी दवा है जैसे बिहेव करता है, ठीक है। और स्टेटिन जो है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है, कम कर देता है। तो ये आप बोल सकते हो लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और ये जो है इम्यूनो डिफिशियंसी यानी इम्यूनो को सप्रेशन करता है, कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये दोनों के यूजेस आप देख लेना। उसके बाद है राइट एनी टू यूजेस ऑफ फंजाई और फंगी इन डिफरेंट फील्ड। दो अलग अलग फील्ड में आपको जो फंगस है उसके दो एप्लीकेशन या यूजेस आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आप ये बता सकते हो एंटीबायोटिक में कैसे ये फंगस जो है रोल प्ले करता है। तो एक हो जाएगा एंटीबायोटिक का आपका, और दूसरा जो हो जाएगा वही सेम फंगस आप जो बेकिंग में यानी खाना यानी आप बोल सकते हो जो केक वगैरह बनता है उसमें हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ईस्ट का लिख सकते हो और यहाँ पे आप पेंसिलिन के डिटेल्स लिख सकते हो कैसे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है राइट ओनली द डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एक्वेटिक सिस्टम। तो आप जो एनर्जी का पिरामिड है उसका आपको डायग्राम बनाना है। तो इसमें आप सीधा यानी अपराइट वाला कैसे बनाओगे, फिर इसमें कहाँ पे आप जो है प्रोड्यूसर को रखोगे, ठीक है। इसको हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। उसके बाद सॉरी उत्पादक, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। फिर उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं यानी प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक वाले जो उपभोक्ता है उनको कैसे बनाओगे। इसके बाद इसमें ना अगर आप एनर्जी का पढ़ रहे हो इसके बाद और भी आपको मिल जाएगा जिसमें एक तो बायोमास वाला होगा, ठीक है। तो ये जो पिरामिड है, तीन चार जो आपका पिरामिड है उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप में व्हाट इज प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, राइट द नेम ऑफ एनी टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा। तो प्लासेंटा क्या है आपको लिखना है, ठीक है। प्लासेंटा क्या है, ये आप बोल सकते हो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड फोर्टस। जो माँ और भ्रूण के बीच में जो आप बोल सकते हो रिलेशन या आप बोल सकते हो जो चीज है जो कनेक्ट करता है उसे हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। तो इसमें से कौन से हार्मोन रिलीज होता है प्लासेंटा से, तो एक तो हो गया आपका HCG रिलीज होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज होता है, ये दोनों आपको देखना है। और इसमें ये देखना है कि क्या क्या रिलीज होता है, मतलब ये फुल फॉर्म वगैरह भी इसका देख लेना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, राइट एनी 3 थिंग्स दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस से आप क्या क्या चीज़ें जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो पहला तो है कि जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज होते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम से जो एबनॉर्मलिटी होते हैं, कोई दिक्कत वगैरह अगर होता है एबनॉर्मलिटी, तो इसको आप एमनियोसिंथेसिस से डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो गुणसूत्रीय असमानताएं हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लमेटिक्स होगा वो आप इससे पता कर सकते हो। उसके बाद ये है कि जैसे ये क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज मतलब ये इसमें ये आ जाता है कि जैसे कोई बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने वाला है तो वहाँ से आप पता कर सकते हो, ठीक है, ये टेस्ट या एमनियोसेंटेसिस से। दूसरा ये है कि जेनेटिक डिजॉर्डर, जो जेनेटिक डिजॉर्डर अगर कुछ होगा तो उसको भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे सिकल सेल एनीमिया किसी को होने वाला है, ठीक है, पेरेंट्स से क्या होता है ये आता है जनरली। तो सिकल सेल एनीमिया अगर होने वाला है तो आप उससे पहले भी आप जान सकते हो ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन होने वाला है,
पोटेस को, तो वो वाला भी आप एमनिसेंटिस से जान सकते हैं। तो और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, ठीक है, आप उसको भी देख लेना। उसके बाद है व्हेन ए कैरियर कलर ब्लाइंड वुमेन मैरिज ए कलर ब्लाइंड मैन एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन देयर ऑफस्प्रिंग विथ ए डायग्राम, ठीक है। तो ये जो कैरियर कलर ब्लाइंड वुमेन है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, कैपिटल सी है और एक्स ये स्मॉल सी है, ठीक है। ये जो है कैपिटल सी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल क्रोमोसोम के लिए बनाए हैं, और ठीक है, और ये स्मॉल वाला जो है वो कैरियर के लिए, ठीक है। उसी तरह ये कलर ब्लाइंड मैन के लिए आपका एक्स वाई होता है, ठीक है, और इसमें ये वाला। तो आप जो डायग्राम बनाते हो, ठीक है, जो एक के बाद एक ट्री बनाते हो जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू ये समझना है कि कैसे ऐसा हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, उनमें से अगर लड़का होगा तो कितने परसेंट या कितना चांसेस है कि वो कलर ब्लाइंड हो, ठीक है, उसको दिखने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, कि कलर को यानी रंग को वो पता कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कि डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपको देखना है। उसके बाद है व्हाट आर द होमोलॉगस ऑर्गन, राइट द नेम ऑफ टू होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या क्या है या क्या है, और इसके दो एग्जांपल्स आपको बताना है, ठीक है। तो ये सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, होमोलॉगस मतलब सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो है वो सेम टाइप का हो लेकिन डिफरेंट फंक्शन हो, जो काम है उन लोग का क्या है डिफरेंट फंक्शन हो, तो उसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। अब होमोलोगस ऑर्गन में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है उसको आपको लिखना है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं क्या क्या, तो इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद है राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज। तो पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, और कम्युनिटी क्या है, तो इसके पॉपुलेशन के 3 या 4 पॉइंट और कम्युनिटी के 3 या 4 पॉइंट, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, राइट एनी थ्री बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या फायदा या जैव विविधता के क्या क्या 3 लाभ हो सकते हैं आप बता सकते हो, ठीक है, आपको उसको डिटेल्स में लिखना है। पहला तो है कि इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है, कि ये जो है क्या क्या सर्विस दे सकता है उससे। फिर दूसरा ये है कि आर्थिक लाभ यानी इकोनॉमिक बेनिफिट, कितना आपका बेनिफिट हो सकता है। फिर उसके बाद साइंटिफिक वैल्यू, क्या क्या वैल्यू हो सकता है कि साइंटिफिक स्टडी में क्या आपका हेल्प हो सकता है बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। तो ये 3 4 बेनिफिट जो है वो आपको याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, जो लॉन्ग आंसर टाइप के हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ डायग्राम, ठीक है। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल आप अच्छे से देख लेना। उसमें खास करके जो डीएनए यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो आप बनाते हो, ठीक है, उसमें आप जो इनके हिसाब से जो सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस का यानी एटीजीसी, ये चारों कैसे आप कंबाइन करोगे, तो ये डिटेल्स में आप देख लेना डायग्राम, और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, कैसे कैसे आप करोगे, ठीक है, और इनके बीच में गैप कितना रहेगा, तो वो सब आप अच्छे से डिटेल में देख लेना, ठीक है। और उसमें ये है कि डिस्क्राइब द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विथ ए डायग्राम। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है डीएनए रेप्लिकेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए को अगर आप रेप्लिकेट कर रहे हो और बनाते बनाते जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से कैसे ये हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ना है उसको, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी विथ एग्जांपल एंड राइट इट्स यूजेस। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जो है वो आपको, या स्टेम सेल तकनीक जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो आपको पढ़ना है। इसमें ये आपको देखना है कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बाद उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बोन मैरो जब प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो ट्रांसप्लांट के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ल्यूकोमिया वगैरह किसी को प्रॉब्लम है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसमें ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट एनी फोर सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और उसका रोल यानी उसकी क्या क्या फंक्शन एप्लीकेशन हमारे ह्यूमन लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। जैसे बीटी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजिकल जो इंजीनियरिंग का हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, ये 5 मार्क आप बोल सकते हो या 6 मार्क जितने वाला आता है आपको, ठीक है। राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ओव्यूल। सीड और ओव्यूल के बीच में
पांच पांच डिफरेंस आपको बताना है कि सीड में ये होता है, ओव्यूल में ये डिफरेंस है। उसके बाद है राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में आपको डिफरेंस बताना है कि पॉलिनेशन लिखे तो उसके 5 पॉइंट इधर लिखे और फर्टिलाइजेशन इधर 5 पॉइंट लिखे। ठीक है, तो क्या क्या 5 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये बुक में मिल जाएगा या देख लेना है। ठीक है, उसके बाद है राइट एनी 5 मेजर कॉजेस ऑफ एडिक्शन। ठीक है, जो एडिक्शन यानी एडिक्शन मतलब कि आप बहुत सारी चीज़ें जैसे यूथ या एडोलसेंट के टाइम पे, ठीक है, अभी हम लोग जैसे नशा हो जाता है, ठीक है, वो और लत नहीं छूटता है, तो वो एडिक्शन क्या है। ठीक है, और क्या क्या हो सक मतलब मेजर कॉजेस क्या है। ठीक है, और उसके बाद है राइट एनी 5 मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज इन एडोलसेंट। तो एडोलसेंट में यानी जो आप बोल सकते हो कि किशोर अवस्था में, तो ये जो अल्कोहल है, शराब है और मादक द्रव्य जो है, इनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए ये आपको लिखना है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब द फॉलोइंग थिंग्स। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है कि बायोरिएक्टर क्या है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है। ठीक है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है कि आप ऐसा चीज़ जिसको आप उल्टा करके लिखो वही सेम चीज़ आ जाता है, जैसे मलयालम। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में मलयालम लिखोगे तो उल्टा करोगे भी वही आएगा। रियल में पैलिंड्रोम मतलब ये होता है, पर यहाँ पे आपको आप बोल सकते हो डीएनए आरएनए में जैसा सीक्वेंस रहता है, जैसे आप 5 प्राइम से 3 प्राइम तक लेके जा रहे हो, उल्टा आएगा तो कैसा रहेगा, तो वो है पैलिंड्रोम सीक्वेंस यहाँ पे। और बायोरिएक्टर आप देख लेना। उसके बाद है राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस आपको याद रखना। ये केमिस्ट्री में आप पढ़े होगे डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस क्या है करके। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री या फिर बायो में भी आपको पढ़ना ही है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके बीच में 5 डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको ये याद रखना है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीडीआरआई। सीडीआरआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो सीडीआरआई आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सीडीआरआई जो है ये आप याद कर लेना, कहाँ पे है ये भी याद रख लेना ना। ठीक है, तो सीडीआरआई इसका फुल फॉर्म, व्हिच आरएनए शोज एक क्लॉवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा जो आरएन है वो क्लॉवर पत्ती जैसे संरचना दिखाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये आपका टी आरएन है, जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो टी आरएनए जो है वो क्लॉवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। क्लॉवर मतलब यहाँ पे जहाँ तक है लॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपका CDRI भी लिख लेते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये भी आप देख लेना। ओके, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आपका आरएनए का सिंथेसिस होता है डीएनए से बना, यानी डीएनए से आरएनए बनना होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो ये भी देख लीजिएगा, व्हिच इज यूज्ड फॉर डब मेकिंग ब्रेड। ब्रेड में जब बनाया जाता है तो ब्रेड बनाने के लिए आटा में कौन से ईस्ट उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सैक्रोमाइस यूज किया जाता है, तो आप डिटेल पढ़ लेना पूरा उसका। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट ही ये बीटी टॉक्सिन जो है, इसको हम लोग क्राई प्रोटीन बोलते हैं। तो ये कौन से बैक्टीरियम से प्रोड्यूस होता है, ऊपर में हम लोग इसको बता भी दिए थे। ठीक है, इसका आंसर जो होता है वो है आपका बैसिलस thuringiensis। ओके, सो बीटी टॉक्सिन जिसको बोलते हैं। उसके बाद है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेम जो है, व्हाट इज कॉल्ड प्लासेंटा, राइट इट्स फंक्शन। जो प्लासेंटा है ये आप एक साथ में ही पढ़ लेना। ठीक है, जब आप प्लासेंटा पढ़ रहे हो तो उसका फंक्शन भी पढ़ लो, उसके बाद इसमें जो प्लासेंटा है, ठीक है, ये कौन से हार्मोन भी रिलीज करता है। ठीक है, तो प्लासेंटा इंपॉर्टेंट है, प्लासेंटा उसका फंक्शन और उससे रिलीज होने वाले हार्मोन, जैसे ये आपका HCG हो गया और प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद है एक्सप्लेन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, समझात या विसमझात समझाइए। तो इसमें आपको लिखना है कि जो टू आइडेंटिकल एलीली होता है सेम जीन के, मतलब सेम जीन का अगर सेम टाइप का है, जैसे ये ए हो गया या फिर ए हो गया, और विषमजात मतलब ये ए
और ये अलग अलग एलेलिस अगर हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कि होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। ओके, उसके बाद है व्हाट आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट कॉल्ड। ओकाजाकी फ्रैगमेंट किसको बोलते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट किसको बोलते हैं। उसके बाद है राइट टू स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, तो नेंडरथल मैन जो है, मानव जो है, इसके दो संरचनात्मक विषय लिखे। तो ये आप इसके जो फीचर्स है क्या क्या है ये आप देख लेना। उसके बाद है व्हाट इज डीएनए पैकेजिंग एंड हिस्टोन। तो डीएनए पैकेजिंग क्या है, हिस्टोन क्या है, ये भी आप देख लेना। उसके बाद राइट यूटिलिटी ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टेटिन। तो ये साइक्लोस्पोरिन जो है और जो स्टेटिन है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में और इम्यूनोसप्रेसेंट जो है, जो प्रतिरक्षा का दमनकारी दवा यूज किया जाता है, तो इसके बारे में है। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉ द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ फूड चेन, ग्रास, रैबिट, वुल्फ, उसके बाद लायन। तो ये जो फूड चेन का आप पिरामिड जितने हैं, ठीक है, जितने हैं पिरामिड नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ आई थिंक बायोमास भी आपका होगा, उसके बाद एनर्जी का भी होगा। ठीक है, तो और इसमें जो 10% वाला रूल है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल अगर जाएगा तो 10% एनर्जी कैसे कम हो जाता है, तो वो वाला भी आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो इसी ह्यूमन स्पर्म का आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस ह्यूमन स्पर्म में आपको यानी जो मानव शुक्राणु है उसमें आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल है, एक्रोजोम है, तो उसको भी आपको अच्छे से पॉइंट आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट टू हार्मोन रेगुलेटिंग इट। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें आपको पीरियड वगैरह कैसे साइकिल्स चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो हार्मोन रिलीज होता है उसके बारे में, एस्ट्रोजन वेस्ट्रोजन के बारे में, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप डिटेल्स में लिख पाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एसटीडी, राइट टू प्रिवेंशन मेथड। ठीक है, एसटीडी क्या है, तो एसटीडी होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन से मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है, एसटीडी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस विथ एग्जांपल। तो जो कंप्लीट डोमिनेंस एक हो गया कि पूरा का पूरा जो है आप बोल सकते हो सप्रेस हो जाए, पर पूरा का पूरा सप्रेस ना हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाता है। तो उसमें आपको देखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसको बोलते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, राइट 4 वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग क्या है ये आपको बताना है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन इन जनरल क्या होता है कि वो जो बॉडी पार्ट में है पर उसका रोल उतना नहीं है, फंक्शन नहीं आता है, तो उसे हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। और इंसान बॉडी में आपको 4 देखना है। एक तो हो गया आपका अकल वाला दांत जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर हो गया आपका ये जो बाहर वाला कान का हिस्सा है, ठीक है, और एक अपेंडिक्स हो गया। तो ऐसे ही आपको 3 4 5 आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद है कि आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन आपको इसको याद रखना है कि कम्युनलिज्म क्या होता है। ठीक है, सहभोजिता जिसको म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। ठीक है, और पैरासिटिज्म। ठीक है, जो पैरासाइट होते हैं, तो इनका डेफिनेशन पढ़ना है। साथ में आप हो सके तो एग्जाम्पल्स भी रट लेना। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि पैरासाइट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, म्यूचुअलिज्म का क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, और इसके भी क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज लैक ऑपरेन, डिस्क्राइब रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल जीन्स विद डायग्राम। तो लैक ऑपरेन क्या है उसको आपको देख लेना है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है आप बनाते होंगे। ठीक है, तो ये जो मॉडल बनाते होंगे फिर इसमें आप ऐसे लाइंस में आप नाइट्रोजन बेस को डालते होंगे। तो ये मॉडल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और खास करके इसके बीच में गैप कितना रहता है, यहाँ नाइट्रोजन बेस क्या रहता है, ठीक है, फॉस्फोरस जो फॉस्फेट ग्रुप आप बोल सकते हो। तो ये सब जो है आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट, राइट नेम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टू। और इसमें या फिर और में आप बोल सकते हो राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ बायो पेटेंट एंड बायोपेरेसी। तो ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है ये आपको देखना है। इसके जो
कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या नेम होते हैं, ठीक है, उसको भी देखना है। और इसमें बायो पेटेंट और बायो पायरेसी, ठीक है, ये भी आपको देखना है कि कब पेटेंट किस पे लगता है, कि इस चीज़ पे जो बायो पेटेंट है क्या हो सकता है, और बायो पायरेसी यानी कि इस चीज़ को चोरी करके आप कैसे दूसरे में आप यूज कर रहे हो या फिर ऐसे ले दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल ओव्यूल विद डायग्राम और राइट 5 डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ओव्यूल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें डायग्राम के साथ आप थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन भी देखे रहना है, ठीक है, कि क्या क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जो बीजांड है तो उसमें आपको कैसा स्ट्रक्चर बनाते हो इस टाइप का, और आई थिंक 7+8 न्यूक्लियस वाला वो जो बनाते हो स्ट्रक्चर, ठीक है, वो वाला आप देखना। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो 5-5 या 6-6 पॉइंट आप याद रख लेना कि सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में ये होता है, ठीक है। एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज क्या है करके, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म आप लिखिए, राइट सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। जब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का मार्किंग कहीं पे दिया गया है क्वेश्चन के साइड में, तो आप उसी के हिसाब से आप आंसर लिखिएगा। जैसे राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, तो इसका 1 मार्क है, तो एड्स का आप बस फुल फॉर्म लिख दो तो आपको 1 मार्क मिलेगा। फिर उसके बाद राइट सिम्टम्स, तो सिम्टम्स दिया गया है 2 मार्क। सो 2 से 3 पॉइंट अगर आप सिर्फ सिम्टम्स करके लिख रहे हो तो उस हिसाब से आपको मार्किंग हो जाएगा। फिर प्रिवेंशन के लिए 2 से 3 मार्क, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मार्किंग दिया गया है तो उस हिसाब से आप आंसर लिखिएगा। हद से ज़्यादा लिखने का कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। व्हाट इज कैंसर, राइट सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कैंसर क्या है वो आपको लिखना है। फिर टाइप ऑफ कैंसर के बारे में अगर लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं तो ना लिखोगे तो भी चलेगा। राइट सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड राइट 3 इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है ये आपको देखना है। उसके बाद है इसके 3 इम्पोर्टेंस या 3 जो है महत्व क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन करो करके, ओके। उसके बाद ये आपका लास्ट एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप क्या करना, जितना अगर हो सके पॉसिबल हो सके तो आप मॉडल पेपर जो है, आप जानते हो आपका नवोद और प्रबोध का आता है, उसके बाद या फिर इसको भी आप कंप्लीट करो ये मॉडल पेपर को, फिर ये भी आप हो सके तो पॉसिबल है पूरा का पूरा कंप्लीट करके जाओ। और बायो उतना टफ नहीं है, डरने लायक नहीं है, आपको उन सब चीज़ों को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से बढ़िया से दो, थैंक यू।